कक्षा 10 में पढ़ने वाले हमारे प्यारे छात्र छात्राओं, आज हम भूगोल विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें आपका पहला पाठ आता है संसाधन एवं विकास। आप अक्सर सुनते होंगे विश्व का अमुक राष्ट्र जैसे अमेरिका हुआ, जर्मनी हुआ, फ्रांस हुआ, ब्रिटेन हुआ, यहाँ पर विकास का मार्ग इतना प्रशस्त कैसे है, कैसे यहाँ कोई विकास का पहिया बड़ी तेज गति से आगे बढ़ता है। तो जब इन तमाम बातों का जब हम अध्ययन करते हैं तो ये पाते हैं कि इसके मूल में है संसाधनों का प्रचुर मात्रा में होना। अब प्रश्न ये उठता है कि संसाधन क्या है। बच्चों, प्रकृति में जो भी वस्तुएं हम प्राप्त करते हैं जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं, और एक चीज और संसाधन में देखना पड़ेगा, जो उच्च प्रौद्योगिकी के द्वारा हम जिसे प्राप्त कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको संसाधन में दिखाई पड़ेंगी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो संसाधन वह है जो हम उपयोग में ले सके, जो प्रौद्योगिकी के द्वारा हम बना सके, वो सारी चीजें संसाधन के अंतर्गत आती हैं। बहुत से भूगोलवेत्ताओं ने अध्ययन की सरलता के लिए संसाधनों का वर्गीकरण किया हुआ है। एक सर्वमान्य वर्गीकरण आपके समक्ष इस बोर्ड पर आप देख सकते हैं, जिसके अंतर्गत संसाधनों के वर्गीकरण को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार। उत्पत्ति का मतलब होता है स्रोत के आधार, उस संसाधनों का स्रोत क्या है। तो जब हम इस पॉइंट को याद करते हैं, ध्यान देते हैं, तो पाते हैं कि यह 2 भागों में विभाजित है। एक तो जैव संसाधन और दूसरा है अजैव संसाधन। अब आपके समक्ष हम जैव संसाधन के बारे में रखेंगे। जैव संसाधन क्या है? जो जीवित वस्तुओं से प्राप्त होते हैं, जो संसाधन हम जीवधारियों से प्राप्त करते हैं, वो संसाधन जैव संसाधन बोले जाते हैं। जैसे आपका प्राणी जगत हुआ, वनस्पति जगत हुआ, पशुधन हुआ, मनुष्य हुआ। मान लीजिए आप फल की प्राप्ति करते हैं, तो जिस वृक्ष से आप फल, जैसे आपका प्राणी जगत हुआ, वनस्पति जगत हुआ, पशुधन हुआ, मनुष्य हुआ। मान लीजिए आप फल की प्राप्ति करते हैं, तो जिस वृक्ष से आप फल प्राप्त करते हैं वह क्या है? वो हमारे लिए संसाधन बन जाता है। दूध आप प्राप्त करते हैं, तो जिस पशु से आप दूध प्राप्त करते हैं वो पशु हमारे लिए क्या हो जाता है? एक संसाधन बन जाता है। उसी तरीके से अजैव संसाधन, जो संसाधन निर्जीव वस्तुओं से हम प्राप्त करते हैं उसे हम अजैव संसाधन बोलते हैं। अजैव संसाधन का उदाहरण जैसे आप धाप ले लीजिए, चट्टानें ले लीजिए। सोना हमें चट्टानों से प्राप्त होती है, तो वह भी हमारे लिए एक संसाधन बन जाता है। इसी तरीके से संसाधनों के वर्गीकरण में हम दूसरे बिंदु पर आते हैं, समाप्यता के आधार। समाप्यता का मतलब क्या होता है? लिमिट के आधार, जिसको भी 2 भागों में बांटा गया है। एक है नवीकरण योग्य संसाधन और एक है अनवीकरण योग्य संसाधन। अब प्रश्न उठता है कि नवीकरण योग्य संसाधन क्या है? ऐसा संसाधन जिसका हम पुनः निर्माण कर सके। ऐसे संसाधन नवीकरण योग्य संसाधन और अनवीकरण योग्य संसाधन। नवीकरण योग्य संसाधन क्या है? यह हमारे समक्ष एक प्रश्न आता है, जिसके बारे में हम आपसे बता रहे हैं कि नवीकरण योग्य संसाधन वह होता है जिनका प्रयोग करने के बाद हम पुनः उसको प्राप्त कर सकते हैं, यानी उसे पुनः हम बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पे सौर ऊर्जा हुआ, आपकी पवन ऊर्जा हुई, जल ऊर्जा हुआ, ये सारे संसाधन इसका प्रयोग करने के बाद समाप्त नहीं हो सकते, ये
पुनः आप निर्माण कर सकते हैं, ऐसे संसाधन नवीकरण योग्य संसाधन कहलाते हैं। दूसरा है अनवीकरण योग्य संसाधन। ऐसा संसाधन जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद वो समाप्त हो जाते हैं, या फिर अगर बनने की भी प्रक्रिया होती है तो उसके लिए लाखों हजारों वर्ष लग जाते हैं। ऐसे संसाधन अनवीकरण योग्य संसाधन होते हैं, जिसमें कि आपके खनिज हैं, जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन में जैसे पेट्रोल आपका है, डीजल है, ये तमाम जो है अनवीकरण योग्य संसाधन में आते हैं। आगे ये जो दो आपका है पॉइंट, इस पर हम अगली बार चर्चा करेंगे। कक्षा 10 के प्यारे विद्यार्थियों, आज आपके समक्ष पुनः हम उपस्थित हैं। भूगोल विषय का पाठ 1, जो संसाधन एवं विकास से संबंधित है, उसी के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसा कि कल हमने अध्ययन किया था संसाधनों का वर्गीकरण के बारे में, तो संसाधनों का वर्गीकरण में आपने देखा कि इसको 4 भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर, जिसको 2 भागों में बांटा गया, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। दूसरा बिंदु देखते हैं आप, तो लिखा हुआ है समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, जिसको 2 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर भी नवीकरण योग्य संसाधन और अनवीकरण योग्य संसाधन। इसके बाद हम तीसरे बिंदु पर आते हैं। बोर्ड पर आप देख रहे हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, जिसमें आप 4 पॉइंट पाएंगे: व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इस पॉइंट को देखने के बाद हमें एक शब्द दिखाई देता है स्वामित्व। स्वामित्व है क्या? बच्चों, बहुत से वित्तशास्त्रियों ने स्वामित्व की परिभाषाएं अपने अपने तरीके से दिया हुआ है। इसमें हालैंड नामक एक वित्तशास्त्री था, उसने बताया कि किसी वस्तु पर पूर्ण नियंत्रण को हम कह सकते हैं कि उस वस्तु पर हमारा स्वामित्व है। इसी तरीके से सामान्य महोदय ने भी अपने विचार रखे हुए थे स्वामित्व के संबंध में। आस्टीन महोदय ने अपने विचार रखे हुए थे। मैं आस्टीन महोदय के विचार को आपके समझ रखने जा रहा हूँ। उन्होंने बताया कि किसी वस्तु पर स्वामित्व तब माना जाता है जब हम उस वस्तु को जब तक चाहें तब तक उपयोग कर सकें, जैसे चाहें उसका उपयोग कर सकें, हम चाहें तो उसको बेच सकें, चाहे तो हम उसको नष्ट भी कर सकते हैं। अगर ये सारी विशेषताएं हैं तो कहा जा सकता है कि उस वस्तु पर हमारा स्वामित्व है। अब हम आते हैं आगे के बिंदु।